नमस्कार, स्टॉक टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। डॉलर के सामने रुपया हुआ पस्त, करीब 70 पैसे कमजोर होकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर हुआ बंद। और रुपए की कमजोरी से बाजार का भी हुआ बुरा हाल। लगातार 8वें दिन गिरा बाजार। सेंसेक्स 150 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी 5700 के नीचे बंद। इसमें सख्त कार्रवाई करेगी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका हेवी हैंड ऑफ लॉ विल फॉल ऑन देम। इसलिए उन सबके हित में यही है कि वे अपने सेटलमेंट ऑब्लिगेशन मीट करें। एफएमसी चेयरमैन की एनएसईएल को चेतावनी, निवेशकों को पैसा रिफंड नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। और एनएसईएल की प्रमोटर कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की लगातार दूसरे दिन जोरदार पिटाई। 2 दिन में शेयर करीब 90% तक टूटा। एमसीएक्स के शेयर में फिर 20% का लोअर सर्किट लगा। जहां 8वें दिन लगातार हम देख रहे हैं भारतीय बाजार दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज फिर लाल निशान में ही बंद हुए और निफ्टी 5700 के नीचे जाकर बंद हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटते हुए नजर आ रहे हैं बाजार में। और आज आप देखिए फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप की हालत काफी खराब थी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का शेयर जो कल 65% टूटा था, आज फिर 20% तक का टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा एमसीएक्स पर 20% का दूसरे दिन लगातार लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। पावर ग्रिड ये एक और ऐसा स्टॉक है जो दबाव में रहा, क्योंकि यहां पर बोर्ड ने दरअसल यहां पर विनिवेश के लिए मंजूरी दी है और इसीलिए हमने देखा 11% तक टूटता हुआ नजर आया। ये स्टॉक एफपीओ आएगा इस कंपनी का। कोल इंडिया का स्टॉक भी आप देखिए धीरे धीरे आईपीओ प्राइस के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 245 रुपए का आपको याद होगा आईपीओ आया था इसमें, और आज भी हमने देखा 6% तक का दबाव यहां पर देखा जा रहा है। दरअसल यहां पर भी डिसइन्वेस्टमेंट की चिंताएं इस शेयर पर हावी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भी दिन आज का काफी खराब रहा। जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है, कच्चे तेल का भाव ऊपर है और हम देख रहे हैं इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल देखिए 4% तक लौटते हुए नजर आए। आईओसी में भी विनिवेश का डर है और यहां पर कैबिनेट ने 10% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा अगर हाई बीटा शेयरों की बात करें, खासकर निफ्टी के हाई बीटा शेयरों की बात करें, तो डीएलएफ देखिए 7% कमजोर। जिंदल स्टील एंड पावर में भी 7.5% तक की गिरावट। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक की 5% तक टूटते हुए नजर आए। राहत की बात जरूर देखने को मिली आज एसीसी, अंबुजा जैसे स्टॉक्स में, जहां काफी दिनों की पिटाई के बाद ये शेयर बाउंस होते हुए नजर आए। और जिस तरह से रुपया कमजोर है, केन इंडिया को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। 2% तक की मजबूती यहां देखने को मिली। कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बाउंस देने की कोशिश करी। आईआरबी इंफ्रा इसी तरह का शेयर है, आपको याद होगा कल 24% तक कमजोर हुआ था और आज यहां पर रिकवरी हुई 13% तक की। इसके अलावा रनबैक्सी में भी कल हमने देखा था 8% तक की गिरावट देखने को मिली थी, यहां पर भी एक बाउंस देखने को मिला। जेपी पावर, जेपी ग्रुप की कंपनी में भी एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर भी कल अच्छा खासा दबाव देखा जा रहा था और आज देखिए 15% का उछाल। लेकिन जेपी ग्रुप की दूसरी कंपनियों का हालत आज भी खराब रही। जेपी एसोसिएट 30 रुपए के नीचे जाकर बंद हुआ और जेपी इंफ्रा भी देखिए करीब 5.5% तक की गिरावट यहां भी दर्ज हुई। और ऐसे बाजार में अब दिग्गज क्या सलाह दे रहे हैं, आइए सुनते हैं मार्क फाबर का क्या व्यू है भारतीय बाजारों पर। I think all you have to do is to open a newspaper and look at the quality of the government in India. And then, and I'm saying this, I'm the chairman of an India fund, and we've been an early investor in India. But I would say what is a miracle in the world is that India has developed despite of its government. And I would say the government needs to be cleaned up. And the politicians need to be cleaned up, and then the country would do far better. Well, as I said, in India, either the stock market could go down if the rupee stays here or even strengthens. On the other hand, the stock market could go up and the rupee goes down. I don't think you'll make a lot of money in India in the next 6 months. I mean, I have money in India, but I think it's not going to give you a high return. And a few years ago, I was asked by someone in India, what is my expectation of stocks in India? And I said, well, I think if you can make like 6% per annum, you should be very happy. And I still maintain that this is essentially what you should expect from Indian stocks going forward.
चलिए, तो मार्क फाबर यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए कि 6% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भारतीय बाजारों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय बाजारों की आगे की चाल कैसी रह सकती है, खासकर जिस तरह से हम देख रहे हैं 8 ट्रेडिंग सेशन से दबाव में है बाजार। अब क्या यहाँ से रिकवरी की अपेक्षा करनी चाहिए, यही सब समझते हैं। बताने के लिए जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका स्टॉक टॉक में। आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस खासकर US से अच्छे क्यूज होते हैं, एशिया ऊपर होता है, लेकिन फिर भी बाजार दबाव में रहता है और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। अगले हफ्ते के लिए क्या व्यू है आपका? मेरे ख्याल से बाजार के अंदर जो कमजोरी है उसकी जारी रहने की आशंकाएं हैं और ये जो कमजोरी है ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से भी काफी हद तक रहेगी। तो उसमें एक जो मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही है और ये जो कमजोरी है ये पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करती है और जो स्टॉक बिकते हैं, FI जो स्टॉक बेचते हैं, उससे डॉलर की डिमांड फिर बढ़ती है और उससे करेंसी और फर्दर वीक होती है। तो ये एक हेमंती एक विशेष सर्कल है जिसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी जो भी कदम उठाए जाते हैं, सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो सब पुराने हैं, वो सब बासी चीजें हैं, कोई तरोताजा चीज नहीं की गई है। और अगर सुब्बाराव जी की जो आखिरी मीटिंग थी उसमें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते तो शायद हमारी करेंसी थोड़ी सुधरती। शर्मा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजारों में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज की चिंताएं भी बनी हुई हैं और कुछ लोग ये भी डर रहे हैं कि कहीं इसका कंटेजियस इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पर ना पड़े। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और जिन लोगों ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के शेयर 4 डिजिट में 1000 रुपए के आसपास खरीद रखे हैं, वो काफी दर्शक हमें फोन करके पूछते हैं कि अब क्या करें। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, पहली बात कि जिन शेयरधारकों के पास इस कंपनी के शेयर हैं उनको समझना चाहिए कि आधे से ज्यादा जो इनकम थी इस कंपनी की वो आती थी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के द्वारा। तो वो जब नहीं रहा तो यहाँ पे किसी प्रकार की वो आय तो गायब हो ही गई, उसका जो कोलेटरल डैमेज जो होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे ये कह पाना कि अब यहाँ से स्टॉक ये और नहीं गिरेगा थोड़ा सा मुश्किल है। आज जरूर 105 रुपए के नीचे से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई है, लेकिन ये साफ तौर पे अभी भी जब तक ये मसला पूरा सुलझ नहीं जाता तब तक इस शेयर को हाथ लगाना थोड़ा खतरे से खाली नहीं रहेगा। और मुख्य मुद्दा ये कि ये कॉन्टेजियन इक्विटी मार्केट पे नहीं जाएगा क्योंकि जो रेगुलेटर है इक्विटी मार्केट का वो सक्षम है, ज्यादा सुदृढ़ है और उसकी जो गाइडलाइंस है पुरानी है, जबकि FMC एक नया खिलाड़ी है। अब उसको उसके रेगुलेशन को अभी और जो उसकी जो मार्केट है उसको समझ पाना उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इक्विटी मार्केट के अंदर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी खासी पकड़ है रेगुलेटर की और यहाँ पे इसकी किसी प्रकार की इससे मुझे संभावना नहीं दिखती कि कमोडिटीज की दिक्कत इक्विटी मार्केट में दिखाई दे। शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि जहां जिन कंपनियों में FPO का हैंगओवर है या फिर सरकार विनिवेश करने की कोशिश कर रही है, उन स्टॉक्स की जमकर पिटाई हो रही है। आज इसका उदाहरण है पावर ग्रिड। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने इस शेयर को खरीद रखा है और अब चर्चा चल रही है कि FPO आएगा, क्या करेंगे इसमें? हेमंत, स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। रिटर्न एक तरह से गारंटीड होती है गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर कि इतने आप इतना पैसा लगाएंगे इतने आपको 12% की रिटर्न मिलती है। लेकिन जो सरकार के जो कदम हैं जो एक उसको डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक न करके जो टुकड़ों में करते हैं, हिस्सों में करते हैं, वो दरअसल वैल्यू को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं और जिसको हम समझ रहे हैं कि सरकार एक अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अव्वल दर्जे का निम्न स्तर का काम कर रही है कि उसको पूरी अगर उसका एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसी शेयर का हो तो ज्यादा पैसा मिलेगा और जो फैमिली सिल्वर है उसको बहुत ही सस्ते में बेचा जा रहा है इस वक्त। तो सरकार की जो पॉलिसी है उसमें गलती है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। चलिए, और 2 सरकारी कंपनियों के कल नतीजे भी आने वाले हैं शनिवार को, भेल और कोल इंडिया के। जानते हैं कैसे रह सकते हैं नतीजे। बताने के लिए जुड़ चुके हैं रिसर्च एनालिस्ट संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए क्या उम्मीद करनी चाहिए? सबसे पहले कोल इंडिया की बात करेंगे। साल दर साल जो रेवेन्यू है उसमें 2.25% के आसपास की ग्रोथ आएगी, क्योंकि इनके जो हाई ग्रेड जो कोल का प्रोडक्शन है उसमें केवल 2.25% के आसपास का ही यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लेकिन उसके साथ साथ इनके जो रियलाइजेशंस हैं उसमें 1% के आसपास की कमी ईयर ऑन ईयर देखने को मिली और ई ऑक्शन के वॉल्यूम्स में भी कमी आई है, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे रेवेन्यूज पे देखने को मिल सकता है। लेकिन जो ऑपरेशनल पैरामीटर है वहाँ पे काफी खराब नंबर्स आएंगे। मार्जिन 27% के नीचे आ सकते हैं, मुनाफे में भी 6% के आसपास का दबाव आएगा क्योंकि इनके जो खर्चे हैं उसमें काफी वृद्धि हुई है। साल दर साल जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें 12% के आसपास वृद्धि होगी। इसके अलावा जो
फ्यूल कॉस्ट है उसमें भी वृद्धि का अनुमान है, तो उसके चलते यहाँ पे मुनाफे में प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भेल, इसके भी नतीजे आएंगे, नंबर्स खराब रहेंगे। सेल्स में 5% के आसपास की गिरावट आएगी, क्योंकि जो स्लो डाउन के चलते इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें हमने काफी ज्यादा कमी आती हुई देखी। खासतौर पर जो इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स है उसमें खासा यहाँ पे हमने दबाव आते हुए देखा, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे नंबर्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका जो बीटीजी सेगमेंट है, जो कि मेन सेगमेंट है, वहाँ पे पिछले 2 साल से लगातार जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है और जो पेमेंट्स में जो डिफरल हो रहा है उसके चलते यहाँ पे खासा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए मुनाफे में भी साल दर साल करीब 10% के आसपास की गिरावट आ सकती है। और खासतौर पर जो फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज हैं, किस तरह का एग्जीक्यूशन रहा है ऑर्डर बैकलॉग का, उसके ऊपर बाजार का फोकस रहेगा। इसके अलावा कैनरा बैंक, इसके भी नंबर्स जारी होंगे। लोन ग्रोथ हमने देखा है कि 10% के आसपास की मजबूती यहाँ देखने को मिल सकती है, तो उसके चलते एनआई में अच्छा ग्रोथ आएगा, करीब 19% के आसपास की ग्रोथ आ सकती है। जो निम्स हैं वो भी ईयर ऑन ईयर स्टेबल रहेंगे, लेकिन जो मुनाफा है उसमें केवल 3% के आसपास की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि एसेट क्वालिटी को लेकर बैंकों के काफी ज्यादा इशूज है। तो प्रोविजनिंग किस तरह की आती है, उसका इंपैक्ट यहाँ पे बॉटम लाइन पे कैसा आता है, उसको लेके बाजार काफी ज्यादा चिंतित है, तो वहीं पे ज्यादा फोकस रहेगा बाजार का। चलिए, धन्यवाद संदीप इस जानकारी के लिए। शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं खासकर कोल इंडिया के बारे में। ये शेयर आज भी करीब 6% तक लुढ़क गया, 245 रुपए के भाव पर आईपीओ आया था, उसी भाव के आसपास ये शेयर भी आने की कोशिश कर रहा है। बेहतरीन कंपनी है लेकिन पिट रही है बाजार में। क्या करना चाहिए निवेशकों को? हालांकि नतीजे आएंगे, उसके बाद सोमवार को ये शेयर रिएक्ट करेगा उस पर। देखिए, जो बहुत ही लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो अगली सरकार का वेट कर सकते हैं, उनके लिए मैं समझता हूं कि इसमें बने रहना श्रेयस्कर रहेगा। लेकिन जिन लोगों की ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, वहां पे ये स्टॉक और भी नीचे जाता दिखता है। और इसमें जो वायरस है इस कंपनी के अंदर, वही है जो हमने बाकी और पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट में देखा, और वो ये कि भाई आप ओएफएस के जरिए कुछ भी इसमें हिस्सा बेचते हैं तो ये स्टॉक नीचे आता है। और दूसरी जो बड़ी मुद्दे की बात यह है कि पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो इसको प्रॉफिटेबली कमाने का मौका नहीं देती। तो ये जब अगली सरकार आएगी तब जाके कुछ इस तरह के करेक्शन हो तो ठीक है, वरना इस हालत में हालात सुधारने थोड़े से मुश्किल लगते हैं। चलिए, तो ये राय है शर्मा जी की कोल इंडिया पर, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शर्मा जी से जानेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे रिटर्न कमा कर दे सकते हैं अगर आप उनमें मौजूदा स्तरों पर निवेश करते हैं। आप बने रहिए स्टॉक टॉक के साथ। स्टॉक टॉक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया ये जानने का कि सोमवार को निफ्टी में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि चार्ट्स पर कैसा लग रहा है निफ्टी। मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल का मानना है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। उनको लगता है कि 5740 तक जा सकता है निफ्टी, और आपको इस लॉन्ग पोजीशन पर 5648 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर फॉलो करना चाहिए, यानी करीब 63 पॉइंट्स की तेजी उनको निफ्टी में दिखती है। इसके अलावा पुनीत किनरा, इनका भी मानना है यहाँ पर तेजी का व्यू ही आपको रखना चाहिए। इनको भी लगता है करीब 50 से 62 अंक तक की रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे तीसरे एक्सपर्ट चंदन तापड़िया, इनका मानना है कि यहाँ पर बेचकर चलना चाहिए। मूड माहौल बहुत खराब है और 9वें दिन भी वहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है भारतीय बाजारों में। उनको लगता है 5640 तक के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं, यानी यहाँ से 33 अंक और गिर सकता है निफ्टी। तो ये राय है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की। लेकिन यहाँ पर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए, यही समझते हैं। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एक्सपर्ट। शर्मा जी बताइए, पहला पसंदीदा शेयर कौन सा है जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आप दे रहे हैं? हेमंत, ये समझना चाहिए कि ये जो टाइम्स हैं ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं। इसके अंदर जो शेयर अभी तक नहीं गिरे हैं वो आगे चल के गिर सकते हैं, क्योंकि अगर फॉर एनी रीजन अगर एफआईज शेयर बेचेंगे तो उस वक्त रिक्वायरमेंट इस बात की नहीं होगी कि क्या उनको बेचना चाहिए, वो ये देखेंगे क्या बिक सकता है। तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे वॉल्यूम्स वैसे भी थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी शेयर खरीदें वो आईटीसी हो, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, या कोई अन्य स्टॉक, उसको टुकड़ों में खरीदें। तो आईटीसी इस एक पोर्टफोलियो बनाने का एक बेहतरीन ये समय है। ऑल्दो ये एफएमसीजी स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छी धमा चौकड़ी मचा रखी है मार्केट में, रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स भी अगर हम देखें तो 67% के सीएजी 67% प्रतिवर्ष, मतलब पूरा जो माफ कीजिए, प्रतिवर्ष नहीं, पूरा जो रिटर्न है जो पिछले 5 साल के अंदर 160% रिटर्न एफएमसीजी सेक्टर ने दिया है। तो ऐसे वक्त के अंदर इन्हीं में पैसा अभी भी लगाना चाहिए, लेकिन गिरते हुए स्टॉक में। जैसे आईटीसी है तो 334 रुपए पे क्लोज हुआ है। ये 2014 के अर्निंग्स के ऊपर ये करीब 30 के पी पे कोट करता है। बहुत ही अच्छी डाइवर्सिफाइड कंपनी है। 56% जो इसकी इनकम है वो टोबैको से आती है।
ऑल्दो हेल्थ बिगड़ती है उससे, लेकिन कंपनी की हेल्थ सुधरती है। एक करीब इतने टैक्सेस बढ़ जाने के बावजूद इसने YOY इसके अंदर रियलाइजेशन बेटर आई है, मार्जिन बढ़े हैं। और बाकी जो अन्य सेक्टर हैं, होटल के अंदर अगले 3 साल में नए होटल खुलेंगे 10, और FMCG सेक्टर के अंदर भी ग्रिप आ रही है, करीब 14% के रिटर्न रेवेन्यू वहां से आते हैं। तो आगे चलते हुए इन्होंने करीब बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है इनके चेयरमैन ने, और वो हो सकता है कोई आने वाले चेयरमैन उसको पूरा करेगा। पर द फैक्ट इज कि ये स्टॉक ऐसा है जिसको 280 रुपए तक आप आराम से धीरे धीरे संयम के साथ एवरेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टैगर्ड वे में खरीदारी करने की सलाह एक बेहतरीन शेयर ITC में शर्मा जी आपको दे रहे हैं। शर्मा जी, दूसरा फेवरेट स्टॉक कौन सा होगा जहां पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? दूसरा स्टॉक है, पुराना है, फ्रेजनस का भी। ये मैं पहले भी 90 रुपए के आसपास, फिर 120-30 रुपए के आसपास पहले भी 3-4 बार आपके शोज में बता चुका हूं। अब मैं वापस इस स्टॉक को क्यों बता रहा हूं, तो उसमें कारण ये है कि इस वक्त जो इसकी प्राइस है 116 रुपए में क्लोज हुआ आज, और ये जो क्लोजिंग है ये ओपन ऑफर की जो कंपनी ने प्राइस दी है डीलिस्टिंग की, वो 130 रुपए की दी है, उससे कम है। तो कंपनी को सेबी ने बोला कि आप जो जितने शेयर खरीदेंगे उसके लिए मापदंड आपका ये होना चाहिए, जो आपने ऑफर फॉर सेल किया था 80 रुपए के ऊपर, उस वक्त जितने आपको शेयर खरीदने थे उस हिसाब से कीजिए। तो कंपनी को करीब 14-15% पब्लिक से खरीदने पड़ेंगे शेयर, और कंपनी चाहती है कि वो 10% खरीद के ही चुप्पी साध ले। तो ये जो चीज है, ये मुद्दा 14 या 15, तो ये रिटर्न निर्धारित करेगा शेयर होल्डर की कि अगर वो 15 है या 14% है, तो उसमें जो नए शेयरधारक हैं जिन्होंने जो ओवर एंड अबव OFS के हैं, वो किस भाव पे देना चाहेंगे, तो उससे 130 रुपए के ऊपर की प्राइस आने की संभावना बढ़ती है। लेकिन अगर कंपनी जो डिसीजन है सेट का वो ये जाता है कि नहीं, आप 130 रुपए पे कीजिए और वही कीजिए जो आपने उतना हिस्सा लीजिए जितना आप लेना चाहते हैं, तो 130 रुपए की प्राइस तो फिर भी कहीं नहीं गई। तो यहाँ पे समय जरूर लग सकता है, लेकिन आपका रिटर्न एक तरह से निर्धारित है। चलिए, तो फ्रेजनस का भी और ITC, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, ये राय दे रहे हैं शर्मा जी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए स्टॉक के साथ। स्टॉक टॉक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और काफी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मनीष जैन जी ने हमें फोन किया है। जैन साहब नमस्कार, बताइए कहाँ से फोन कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सर मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। जी बताएं। आप अनिल जी बोल रहे हो? नहीं, मैं हेमंत बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैं आपका शो रेगुलरली वॉच करता हूँ। सौदा आपका, आखिरी सौदा सब CNBC में मेरे को बहुत अच्छा लगता है जी, धन्यवाद। मेरे बताएं। ठीक है सर, मेरे को ये जानना था, मैंने DLF के शेयर लिए हुए हैं 140 के रेंज में 1500। ओके, तो सर उसमें आगे मेरे को क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना चाहिए, DLF का आगे क्या लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा, और आपकी बात से लग रहा है कि आपने ट्रेडिंग का नजरिया लिया था इसमें। एक्चुअली मैं इसको जिस हिसाब से ये टूटा था ऊपर से, तो मैं इसको थोड़ा लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखना चाह रहा था। ओके, तो जैसे मैंने अभी जैसे कल बाय किया था इसको 140 के रेंज में, आज शायद ये 14 रुपया टूटे हैं। जी हाँ। तो वही मैं जैसे जानना चाहता था कि मैं इसका कितना स्टॉप लॉस मेंटेन करूं, आगे आप लोग क्या टारगेट देते हो इसके, या फिर अभी मैं एग्जिट करके। चलिए आपकी दुविधा को सॉल्व करते हैं शर्मा जी। करीब 12 रुपए प्रति शेयर का नुकसान हो रहा है, लंबी अवधि का नजरिया है DLF में, आपके पास यही पोजीशन होती तो आप क्या करते? मेरे ख्याल से मैं अपने अपना जो लॉस को कंट्रोल करता, बिकॉज अभी जो समय आ रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की आशंका ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे माहौल के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हों, तो यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जिसके पास 20,000 करोड़ का डेट है और उसको इंटरेस्ट रेट उसको सर्विस करने में भी दिक्कत आएगी, तो यहाँ से स्टॉक और नीचे गिर सकता है। तो क्योंकि ये इन्होंने भले ही अब लंबी अवधि के लिए कर रहे हो, लेकिन शायद इन्होंने ट्रेडिंग की दृष्टि से लिया था, तो मेरी इनसे यही राय कि आप स्टॉक को अपना स्टॉप लॉस, आप प्रॉफिट मतलब अपना लॉस बुक करके बाहर निकलिए। और जो निवेशक पुराने हैं वो शायद होल्ड कर सकते हैं, ये देखते हुए कि अगर इनका जो नई जो बिल्डिंग्स ये लोग बेचने वाले हैं वहां से काफी अच्छा पैसा इनको मिल सकता है, तो उसमें इंतजार करने का समय मिल सकता है आपको।
जैन साहब, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन आपको अपना जो घाटा है उसको यहाँ पर बुक करना पड़ेगा। इस शेयर में कोई गुंजाइश नहीं है हाल फिलहाल तेजी की, ऐसा शर्मा जी मानते हैं। इसके अलावा नागेश जी हमें फोन कर रहे हैं। नागेश जी नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? हाँ नमस्कार सर, ये मेरा अंबुजा सीमेंट के बारे में सवाल था। ये अंबुजा सीमेंट करीबन मैंने 121 का रेट के ऊपर 2000 लेके रखे है। ओके। तो अभी करीबन 211 तक जाके आ गया। तो अभी तो डाउन रेट जा रहा है, तो अभी क्या करें? आपने इसको होल्ड करके रखे कि बेच दे? आपने 121 पे लिया था, आज भाव 171 का है, करीब 50 रुपए प्रति शेयर का मुनाफा हो रहा है आपको। शर्मा जी, आपके पास ये पोजीशन होती तो आप क्या करते? बुक करते प्रॉफिट को या फिर बने रहते? देखिए, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त भी कि आपको ये भाव मिल रहा है। 170 से नीचे स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आया है, और यहाँ पे क्योंकि इनको एसीसी के अंदर शेयर उनके खरीदने पड़ेंगे होलसेल के, तो ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। और मार्केट जो है होल्डिंग कंपनी को वैल्यूएशन पूरी तरह से नहीं देता है, वो 50% पे ही वैल्यू करता है। तो उस दृष्टि से मेरी ये सलाह कि आपका प्रॉफिट काफी था, आपने पहले बुक नहीं किया, लेकिन अभी भी प्रॉफिट है, तो इस जो आए हुए प्रॉफिट को जाने मत दीजिए, बुक करके बाहर निकलिए। चलिए, यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करिए, यही राय शर्मा जी दे रहे हैं। शर्मा जी, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और हमारे दर्शकों के और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए, स्टॉक टॉक में मेरे को भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्टॉक टॉक देखने के लिए धन्यवाद।